हेलो हेलो बच्चों। आवाज आ रही है मेरी बच्चों? एक बार कंफर्म कर दो। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है बच्चों मेरी आप सभी तक? हम्म, ठीक ठीक ठीक। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल बच्चों। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जय श्री राम, राधे राधे सभी को बच्चों। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। सलाम नमस्कार सत श्री अकाल भाई साहब। सबके हालचाल आज आशा करता हूं मस्त है बच्चों, सारे स्वस्थ हैं। चलो, कल बच्चों हम लोगों ने बात करी थी वेक्टर प्रोडक्ट की। हम्म। अरे आगे पीछे कर दिए, चलिए कोई नहीं। राम राम भाई साहब। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, वेरी गुड मॉर्निंग। सलाम भाई साहब। सलाम भाई साहब। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जय हिंद, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। चलिए, बच्चों कल की क्लास में हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट्स पढ़े थे, ठीक है। आज उसी चीज को थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा। क्या बेटा? हाँ, तो वेक्टर प्रोडक्ट्स कल हम लोगों ने करे थे। आज उसी कहानी को बच्चों आगे बढ़ाएंगे, है ना। वेक्टर प्रोडक्ट के थोड़े बहुत कुछ आपको एप्लीकेशन सिखाऊंगा, ठीक है। तो फटाफट से आप सारे बच्चे सेटल हो जाओ, फिर हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं ठीक है। चलिए, बच्चों पेपर है ना आपका कल शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कल पेपर है ना बच्चों आपका? तो आपको सेंटर ही आना है ना, ऑफलाइन पेपर होगा ना? चलिए, बढ़िया बच्चों, ऑल द वेरी बेस्ट। और आपको अ, हाँ, पेपर में थोड़ा सा मैं टिप्स दे देता हूँ। वैसे तो आप लोग पहले भी ऑब्जेक्टिव्स करते आए होंगे, कुछ बच्चों ने पिछले भी समय में तैयारी की थी। बच्चों तीनों सब्जेक्ट में से, चारों सब्जेक्ट में से इनफैक्ट, बायो को मान लो दो आप, और फिर केमिस्ट्री फिजिक्स, जिस सब्जेक्ट में भी आप ज्यादा कंफर्टेबल हो उससे शुरुआत करें। तो ऑब्वियसली आप में से सारे बच्चे, ज्यादातर बच्चे बायो में कंफर्टेबल होंगे, तो बायो से शुरुआत करिए। फिर जो आपका सेकंड फेवरेट है उस पर आइए, फिर लास्ट में थर्ड फेवरेट पे आइए। और फिजिक्स के लिए बच्चों एक तरफ से सवाल हल करना चाहते हो तो आप शुरू करो, अदरवाइज जो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाए कि भाई इसमें ये करना है, इसका आंसर ये होगा, पहले आप उनको खटखट तुरंत तुरंत सॉल्व कर लो। फिर दूसरे राउंड में जिनमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ता है उनको कर लो सॉल्व, ठीक है। और बाकी जो भी पेपर है कोई बात नहीं बच्चों, आप आराम से दीजिए, जो भी मार्क्स आए उनको एक्सेप्ट कीजिए। और फिर जो गलतियां करी हैं बच्चों उनको वापस जाके उनके बारे में सोचना है कि क्या गलतियां हुई हैं और कैसे अगली बार उनको सुधारना है। डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, बहुत ज्यादा खुश भी नहीं हो जाना है। मान लीजिए आपका पेपर अच्छा चला जाए, ये पहला ही टेस्ट है, तो ना डिमोटिवेट होना है ना बहुत ज्यादा खुश हो जाना है। बस जो कमियां हैं उनको सुधार करके अगले बार के पेपर के लिए तैयारी करना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों आप लोग को पेपर के लिए। और हम लोग चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं बच्चों। हाँ, थैंक यू बेटा। वेक्टर प्रोडक्ट मैंने आपको कल बता दिया था, आज थोड़े बहुत उससे रिलेटेड कुछ और मैं पॉइंट्स बता देता हूं बच्चों। जैसे कि वेक्टर प्रोडक्ट का फिजिकल मीनिंग क्या है ना। बोलिए बेटा। मैं बताता हूं। एक्चुअली वेक्टर आप सबको पता होगा कि वेक्टर एनसीईआरटी में अलग चैप्टर नहीं है, ठीक है। वेक्टर के सवाल आपको मिल जाएंगे मोशन इन टू प्लेन के शुरुआती, उसमें मिल जाएंगे आपको। तो मॉड्यूल में अगर आपको ढूंढना है तो मोशन इन अ प्लेन के जो शुरुआती क्वेश्चन होंगे उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वेक्टर अलग सा चैप्टर नहीं है एनसीईआरटी में, ये पढ़ा देते हैं पहले क्योंकि इसका इस्तेमाल करने वाले हैं हम लोग अलग से, है ना। तो मोशन इन अ प्लेन के शुरुआती क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। हाँ, बच्चों मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। और इस पैरेललोग्राम की जो दो एडजेसेंट साइड्स हैं, इस पैरेललोग्राम की जो दो एडजेसेंट साइड्स हैं बच्चों, मान लीजिए उनको मैं डिनोट कर देता हूं वेक्टर ए और वेक्टर बी से। ध्यान से देखिए बच्चों, इसको डिनोट कर देता हूं मैं वेक्टर ए से, और इसको डिनोट कर देता हूं मैं बच्चों वेक्टर बी से। मैं अगर आपसे पूछूं बच्चों कि इस पैरेललोग्राम का एरिया बता दीजिए, तो आप कहेंगे सर पैरेललोग्राम का एरिया निकालना बहुत आसान है। किसी बच्चे को फॉर्मूला पता है क्या बच्चों पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का?
चलिए मैं समझाता हूँ। तो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते? हाँ बोलिए, सही बोल रहे हैं बच्चों, क्या बोल रहे हैं आप लोगों ने? बेस इंटू हाइट, एब्सोल्युटली। बच्चों अगर मुझे इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है तो वो एरिया होगा बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। अब जैसे बच्चों इस पर्टिकुलर डायग्राम में मैं वेक्टर ए को बेस मान लेता हूं, तो बेस हो जाएगा तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है, और हाइट। तो मान लीजिए बच्चों यहाँ पे हाइट को मैं एक्स बोल देता हूं, ठीक है, और अगर बच्चों ये एंगल थीटा है, तो आप सभी मेरे से इस बात में आप सहमत होगे कि जो एक्स की वैल्यू होगी वो एक्स की वैल्यू बच्चों बी साइन थीटा के बराबर होगी। ये सारे बच्चों को क्लियर है क्या? एक्स की वैल्यू जो होगी बेटा वो बी साइन थीटा के बराबर होगी। किसी बच्चे को तकलीफ हो रही होगी सर ये कैसे लिख दिया, तो बहुत आसान है, आप साइन थीटा लिखो, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है उसमें साइन थीटा लिखो, तो आपकी एक्स की वैल्यू बी साइन थीटा के बराबर आ जाएगी। तो मॉड ए एज इट इज, और हाइट की जगह बच्चों में रख दूंगा बी साइन थीटा, यानी मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, ठीक है। तो अगर बच्चों मुझे एरिया पैरेललोग्राम का पूछा गया तो एरिया आ गया ए बी साइन थीटा। अब बच्चों ए बी साइन थीटा किसी एक और चीज का भी फॉर्मूला होता है जो हम लोगों ने कल पढ़ा है। ए बी साइन थीटा किस चीज का फॉर्मूला होता है? ए क्रॉस बी। वेरी गुड बच्चों, एब्सोल्युटली। तो जो ए बी साइन थीटा का जो है बच्चों, ए बी साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। बच्चों आप लोग को ये भी पता है क्या कि एरिया एक, बच्चों आप लोग जानते हो शायद ये कि एरिया एक स्केलर नहीं बल्कि वेक्टर क्वांटिटी, जानते हो क्या बच्चे आप? एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपको नहीं पता बच्चों तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाऊंगा तो इसमें बहुत डिटेल में डिस्कशन होगा। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो बच्चों जो ए क्रॉस बी करके हमारे पास रिजल्ट आएगा ना, ए क्रॉस बी, जैसे ए वेक्टर हथेली रखेंगे बी वेक्टर की तरफ, ए क्रॉस बी, तो थंब हमारा पॉइंट कर रहा है बाहर की तरफ, तो जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आएगी वो बाहर की तरफ आएगी। तो इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है उसका मैग्नीट्यूड तो ए बी साइन थीटा है और उसका डायरेक्शन बच्चों आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक है। तो ये बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो ए क्रॉस बी है वो प्रेजेंट करता है एक पैरेललोग्राम का एरिया जिसके दो एडजेसेंट साइड्स ए और बी हैं, ठीक है, जिसके दो एडजेसेंट साइड्स ए और बी हैं। तो एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज ए क्रॉस बी। मैं कुछ बच्चों आपको दो पॉइंट्स लिखवाता हूं, जरा लिखिए, नोट डालिए बच्चों, नोट लिखिए। ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी represents, vector A cross vector B represents area of parallelogram हाँ हाँ लिखिए, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B represents area of parallelogram, area of parallelogram whose area of parallelogram whose adjacent sides whose adjacent sides whose adjacent sides whose adjacent sides are denoted by whose adjacent sides are denoted by vector A and vector B, whose adjacent sides are denoted by vector A and vector B. अब बच्चों इतना लिखने के बाद ये जो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है ये सारा कैलकुलेशन कर लीजिए।
बच्चों हो जाए तो मुझे बता देना आपकी सर डन है। गुड। बच्चों ध्यान रखिएगा और इसी पे एक सवाल लूंगा मैं अगला। तो अगर ए और बी किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करती हैं तो उस पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से लिखा जाएगा। गुड। बच्चों जो लिख रहे हैं थोड़ा जल्दी लिख लीजिए, फिर हम लोग एक सवाल करते हैं इसी पे। ठीक ठीक। कितने बच्चों ने कंप्लीट कर लिया, एक बार हाथ उठा दीजिए बच्चों, तो मुझे आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट सबका हो गया। ठीक है, बोलिए बेटा। राइट सर। ये देखिए बच्चों, एक सवाल करिए इसी पे। दो पार्ट है बच्चों, ए पार्ट और बी पार्ट, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। आराम से करिए बच्चों, गड़बड़ नहीं करना, जिसका हो जाए बहुत बढ़िया बात है, दूसरों को डिस्टर्ब मत करिए। गुड। बच्चों जो कर रहे हैं आराम से करिए, अभी भी 1 मिनट से ऊपर है। ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म। बच्चों एक बार हाथ उठाइए, कितने बच्चों का हो गया कंप्लीट, एक बार हाथ उठाइए तो। ठीक है, बाकी लोग जो कर रहे हैं बच्चों करिए, है ना, काफी सारे बच्चे हैं, करिए। ठीक है। ठीक है बच्चों, आखिरी 15 सेकंड, जो लोग नहीं कर पाए जल्दी कर लीजिए। चलिए बच्चों देखिए, उम्मीद करता हूँ बच्चों तुम में से सारे बच्चों ने इसको समझ लिया होगा और इजीली करा होगा। जैसे मैं पहले वाले पार्ट की बात करूं, पार्ट ए की, तो पार्ट ए में बोला गया है कि ए और बी एडजेसेंट साइड्स है पैरेललोग्राम के, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एरिया। तो बच्चों मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको ए क्रॉस बी फाइंड करना पड़ेगा।
है ना, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। तो अब ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करें, तो बच्चों आप लोगों को पता है, हाँ, ए वेक्टर बच्चों लिख लो, जैसे आई जे और के, है ना। तो ए वेक्टर है 3i प्लस जे, तो 3i प्लस जे 0 के, और जे प्लस 2 के, तो 0i प्लस 1j प्लस 2k, है ना। तो ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। तो बच्चों ए क्रॉस बी निकालना है, तो सबसे पहले आई कॉम्पोनेंट लिखेंगे। जब आई कॉम्पोनेंट लिखोगे तो 1 इंटू 2 माइनस 0, तो 2 माइनस 0, माइनस जे बच्चों जब लिखोगे आप, तो देखो जे कॉम्पोनेंट 6 माइनस 0, ठीक है। और के कॉम्पोनेंट जब बच्चों आप लिखोगे तो 3 माइनस 0, ठीक है। तो देखिए क्या बन जाएगा, 2i माइनस 6j प्लस 3k, ठीक है बच्चों। ये एरिया वेक्टर ए क्रॉस बी आ गया है, ठीक है। अब सवाल में पूछा गया इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालना बच्चों कोई बड़ी बात नहीं है। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो देखिए अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 36, है ना, प्लस 9, तो क्या बच्चों ये 49 आ जाएगा, स्क्वायर ऑफ, हाँ, 7 आ जाएगा, ठीक है। कितने बच्चों का सही था बच्चा पहला वाला पार्ट, हाथ उठाइए, ठीक है। जिनका गड़बड़ था बच्चों देखिए कहाँ पे गलत है, क्या मुश्किल हुई है। दूसरे वाले पार्ट में पूछा गया बच्चों, फाइंड द यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। अब बच्चों इस सवाल में हम लोग क्या करेंगे, कोई मदद करेगा क्या मेरी। यूनिट वेक्टर जो कि ए और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर हो, कैसे निकालें बच्चों। हाँ हाँ, वेरी गुड। तो जो एरिया वेक्टर बच्चों आपने निकाला, यानी जो ए क्रॉस बी वेक्टर निकाला है, ये वेक्टर परपेंडिकुलर होगा बोथ ए एंड बी के। बोलो, बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में कि हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर बनता है वो वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है, और एक और तीसरी चीज, हाँ, तो जिस प्लेन पे लाई करते हैं उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा। तो हमारे पास ये वेक्टर आ गया जो कि परपेंडिकुलर है दोनों ए और बी के, तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे कि ए क्रॉस बी वेक्टर जो है उसको डिवाइड कर देंगे इसी के मैग्नीट्यूड से, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो बच्चों 7 है, और वेक्टर है 2i माइनस 6j प्लस 3k, 2i माइनस 6j प्लस 3k। तो बच्चों देखिए हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/7 i कैप माइनस 6/7 j कैप प्लस 3/7 k कैप। बोलो सही है क्या बच्चों। कितने बच्चों का दूसरा पार्ट भी सही था, हाथ उठाओ एक बार। वेरी गुड। जिनका बच्चों गड़बड़ था देखिए कहाँ पे गलत है, कैसे सॉल्व करना था, क्या करना था। जिन लोगों का गड़बड़ था फटाफट से नोट कर लीजिए जो भी गलत लिखा था आपने, फिर अगला सवाल करते हैं। हाँ हाँ, हम्म हम्म, चलिए बहुत बढ़िया। अब बच्चों इसी में इसी का कंटिन्यूएशन है, एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है वेक्टर प्रोडक्ट से, वही मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूं। देखिए बच्चों ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जैसे कोई पैरेललोग्राम है ऐसा मानिए, ठीक है, ऐसा कोई पैरेललोग्राम है। मैंने आपको बताया कि इसका अगर आपको एरिया निकालना है तो ए क्रॉस बी कर दीजिए, जहां पे ए और बी एडजेसेंट साइड्स होंगी। जैसे ए वेक्टर ये हो गया और बी वेक्टर ये हो गया, दोनों एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। इनके बीच का एंगल थीटा है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि इसका एरिया कैसे निकालना है, क्लियर हो गया होगा सबको। अब बच्चों आप समझिए कि जैसे ए और बी एक ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड्स हैं। ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड्स हैं, क्या मतलब हुआ सर इसका, मैं समझाता हूं। जैसे मान लो बच्चों आप इस पैरेललोग्राम को दो हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ट्राइंगल ए, मैं बात कर रहा हूं बच्चों ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर मुझसे इस ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया पूछा जाएगा, तो बच्चों ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया क्या लिखेंगे हम लोग। किसी को पता है क्या बच्चों ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया, या ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला। वेरी गुड, हाफ बेस इनटू हाइट, राइट। अब देखिए बच्चों हाफ बेस का वैल्यू कितना है, मॉड ऑफ ए, है ना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और हाइट एक बार फिर से बच्चों बी साइन थीटा के बराबर ही हो जाएगी। बोलो मानते हो ये चीज।
तो ये देखिए मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल पी क्यू आर बनेगा, इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो हाफ ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा, ठीक है। तो लिख लीजिए बच्चों इसको भी नोट बना के, एरिया नोट बना के लिखिए बच्चों, एरिया ऑफ triangle, area of triangle whose adjacent sides are vector A and vector B is given by फिर से बोल देता हूं बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल whose adjacent sides are vector A and vector B is given by डैश करके लिख लीजिए बच्चों, हाफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, हाफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और ये बच्चों 2-3 लाइनें हैं, तुरंत इसको लिख लीजिए, तो मैं इस पे एक सवाल कराता हूं आपको। ओके ओके बच्चों, इस पे एक सवाल लेता हूँ, सारे बच्चे ध्यान से करिएगा, आसान है बहुत। देखिए, बच्चों 1 मिनट का समय है, जिनका पहले हो जाए बहुत अच्छी बात है, दूसरों को करने दीजिए, डिस्टर्ब नहीं करिएगा। ठीक है, जल्दबाजी में बच्चों गड़बड़ नहीं करिएगा, है ना। आप लोग पता रहता है आपको सब चीजें, थोड़ा सा जल्दबाजी में गड़बड़ कर देते हो। ठीक है, बच्चों आखिरी कुछ सेकेंड्स जिनका रह गया है कंप्लीट कर लीजिए क्विकली। चलिए बच्चों मैं समझाता हूँ, जरा ध्यान से देखिए। बोला गया है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ साइड्स ए एंड बी इज इक्वल टू ए बी बाई 4, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो बच्चों हमें पता है कि अगर कोई ट्राइंगल है जिसके एडजेसेंट साइड्स ए और बी हैं, ठीक है, कोई भी ट्राइंगल हो बच्चों जिसके एडजेसेंट साइड्स ए और बी हो, ठीक है, तो उसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो बराबर होगा हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। सही है क्या बच्चों? और ये बोला गया है सवाल में कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ साइड्स ए बी इज इक्वल टू ए बी बाई 4, तो इसका मतलब ये वैल्यू बच्चों ए बी बाई 4 के बराबर है। तो आप सबको पता है कि हाफ ये हो जाएगा ए बी, क्या लिखूं बच्चों आगे, ए बी साइन थीटा, और ये बराबर हो जाएगा बच्चों ए बी बाई 4 के, है ना।
तो ए बी कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर दोगे 2 बन जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, तो थीटा कितना हो जाएगा बेटा 30 डिग्री, π/6। बोलो सही है? कितने बच्चों का सही आ गया था, एक बार हाथ उठा दो तो आइडिया लग जाए मुझे। गुड। जौनपुर पाठशाला कितने बच्चों का सही था, हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया। नरनौल पाठशाला कितने बच्चों का सही था, नरनौल पाठशाला? गुड। तो बच्चों इस तरह के आपको सवाल मिल सकते हैं। जिन लोगों का गड़बड़ था बच्चों फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर एक और बताता हूं आपको। ठीक। बच्चों अगला देखिए, मान लीजिए बच्चों कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, कुछ इस तरह से कोई पैरेललोग्राम है और इसके डायगोनल्स पता है हमें, ठीक है, इसके डायगोनल्स पता है इस तरह से, ठीक है, इसके डायगोनल्स पता है बच्चों कुछ इस तरह से, एक डायगोनल ये हो गया और मान लीजिए दूसरा डायगोनल ये हो गया, ठीक है। मैं एक डायगोनल को बच्चों वेक्टर ए से डिनोट कर देता हूं और एक डायगोनल को वेक्टर बी से डिनोट कर देता हूं। या बच्चों डायगोनल है, हम लोग अलग यूज करते हैं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। डायगोनल है बच्चों, इसको मैं बोल देता हूं D1 वेक्टर और दूसरे वाले डायगोनल को बोल देता हूं D2 वेक्टर। नाम चेंज किया बच्चों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ए बी लेंगे तो ए बी चूंकि एडजेसेंट साइड को भी लिया तो हो सकता है तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ। अगर कोई पैरेललोग्राम है और उसके डायगोनल्स D1 वेक्टर और D2 वेक्टर है तो देखिए जरा ध्यान से, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम it will be given by half of vector d1 क्रॉस वेक्टर d2, ठीक है। अगर आपको पैरेललोग्राम के डायगोनल्स गिवन है जो कि d1 और d2 है तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विल बी गिवन बाय हाफ वेक्टर d1 क्रॉस वेक्टर d2। लिख लीजिए बच्चों, मैं लिखवा देता हूं इसको। इफ diagonals of a parallelogram are given by, if diagonals of a parallelogram is given by d1 and d2, then area is equal to area is equal to 1/2 d1 cross d2, 1/2 d1 cross d2। डायग्राम बना के बच्चों लिखना चाहो तो लिख लो, अदरवाइज जितना मैंने लिखवा दिया वही सफिशिएंट है। हाँ, मतलब उसको आप ऐसा पूरा हिंदी में मत लिखो, आप ऐसा लिखो एरिया इज गिवन बाय हाफ d1 क्रॉस d2, एरिया इज गिवन बाय डैश करके हाफ d1 क्रॉस d2। बच्चों इसमें मैं एक सवाल लिखवा देता हूं आपको, प्रैक्टिस के लिए जल्दी से कर लीजिए। लिखिए बच्चों सवाल। हाँ हाँ, सवाल लिखिए। इन अ पैरेललोग्राम, सवाल लिखिए बच्चों, इन अ पैरेललोग्राम diagonals are given by diagonals are given by d1 वेक्टर मैंने आपके सामने लिख दिया बच्चों, d2 वेक्टर आपके सामने लिख दिया है,
फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बच्चों D1 और D2 पैरेललोग्राम के डायगोनल्स हैं, तो इन डायगोनल्स, ये जिस पैरेललोग्राम के डायगोनल्स है उसका एरिया बताना है आपको। मैग्नीट्यूड बताना है बच्चों, है ना। गुड। कितना आ रहा है बच्चों आंसर? मैग्नीट्यूड √109, 1/2 √109। बहुत आसान है बच्चों, सबके आना चाहिए सही। काफी सारी प्रैक्टिस कर ली अब हम लोगों ने तो डॉट प्रोडक्ट की ना, तो आना चाहिए आपको अब सॉल्व करते खुद। गुड। चलिए बच्चों, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो बच्चे नहीं कर पाए अभी तक, देखिए जरा ध्यान से। तो बच्चों, आपको एरिया का जो फॉर्मूला बताया गया है अभी, कि जो एरिया की वैल्यू आएगी वो एरिया बराबर होगा हाफ D1 क्रॉस D2, है ना, हाफ D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर। ठीक है, तो D1 और D2 डायगोनल्स है, तो हाफ D1 क्रॉस D2। ठीक है, तो मुझे इसका मतलब D1 क्रॉस D2 की वैल्यू चाहिए होगी बच्चों। तो आप एक काम करेंगे, D1 वेक्टर और D2 वेक्टर I J K, है ना, I J K। ठीक है, D1 3i माइनस 4j, 3i माइनस 4j K0, और D2 वेक्टर होगा J माइनस 2K, J और माइनस 2K। ठीक है, तो जब बच्चों आप D1 क्रॉस D2 निकालेंगे तो I कॉम्पोनेंट जब लिखेंगे तो देखिए I कॉम्पोनेंट हाइड करेंगे, -4 इंटू -2 8, 8 माइनस 0, तो बच्चों ये 8 माइनस 0 बन जाएगा। माइनस J कैप जब लिखेंगे तो J वाले कॉलम को हाइड करेंगे बच्चों, तो 3 इंटू -2 -6, -6 माइनस 0, तो बच्चों -6 माइनस 0 हो जाएगा। और जब K कैप लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा जरा, K कैप तो ये वाला हाइड करेंगे तो 3 माइनस 0। ठीक है, तो जो आपका D1 क्रॉस D2 बनेगा बच्चों वो 8i और ये +6j और +3k बनेगा। ठीक है, तो जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे बच्चों आप D1 क्रॉस D2 का, ठीक है, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, तो बच्चों ये 109 बन जाएगा। ठीक है, जब इसकी वैल्यू बच्चों आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए एरिया क्या बन जाएगा, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2 जो कि 109 है स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये बन जाएगा बच्चों 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 109। कितने बच्चों का सही था, एक बार हाथ उठा दो बच्चा। वेरी गुड। जिनका गड़बड़ था बच्चों आपको सीखना पड़ेगा, वेक्टर प्रोडक्ट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने वाला है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, इससे बच नहीं पाएंगे बच्चों, तो आप अगर सीख लेंगे तो आगे रोटेशन में, मैग्नेटिज्म में आप लोग को बहुत आसानी होगी, अदरवाइज तकलीफ होगी। चलिए, तो बच्चों जो मैंने अभी आपको 3 चीजें समझाई हैं उसको मैंने यहाँ पे सम अप कर दिया है। देखिए बच्चों जरा ध्यान से, जो मैंने आपको 3 चीजें पढ़ाई हैं, अरे वाह धन्यवाद है भैया आपको, देख लीजिए, तो लगाने दो मक्खन कभी कभार, हम लोग को भी तारीफ सुनने दो भैया, तुम ही लोग तारीफ सुनोगे क्या? देखो, तुम लोग को बच्चों जब मन करे तुम लोग मेरी तारीफ कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ, हाँ धन्यवाद। हाँ, बस ऐसे ही तारीफ करते रहो, क्या होता है ना, तारीफ करोगे चढ़ जाते झाड़ के पेड़ में, फिर पढ़ाते भी अच्छा मेहनत करके। धन्यवाद। चलिए, अब देखो, हाँ धन्यवाद। अब देखो बच्चों, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं बहुत। तो जो 3 चीजें बच्चों मैंने आपको पढ़ाई हैं वो यहाँ पे सम अप किया है। इफ A and B are two adjacent sides of a triangle, then its area is half A cross B, है ना, ये हम लोगों ने डिस्कशन किया है। अगर A और B दो adjacent
साइड्स है पैरेललोग्राम के तो उसका एरिया हो जाएगा ए क्रॉस बी। अगर ए और बी डायगोनल्स प्रेजेंट कर रहे हैं पैरेललोग्राम के तब उसका एरिया हो जाएगा हाफ ए क्रॉस बी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैंने बच्चों चेंज करके हाफ D1 क्रॉस D2 कर दिया, तो आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि D1 D2 डायगोनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हाफ D1 क्रॉस D2। ठीक है, तो ये इनको आपको वापस से नोट करने की जरूरत नहीं है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है और हर एक पे एक एक एग्जाम्पल भी कर रखा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए कुछ और पॉइंट्स इनमें से जो मैं बच्चों आगे आपको बताने वाला हूं, ज्यादातर चीजें बता रखी हैं ऑलरेडी, कुछ एक आध जो मिस होगी वो यहां पे समझा दूंगा। जैसे ये सवाल, ये पॉइंट पढ़िए, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी। क्या बच्चों ये पॉइंट आपको पढ़ाया गया है? बोलिए बोलिए बच्चों, क्या ये पॉइंट पढ़ाया गया है कि वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, तो जो वेक्टर प्रोडक्ट करने के बाद वेक्टर निकलेगा वो ए के परपेंडिकुलर है, बी के परपेंडिकुलर है, साथ ही साथ उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है जिसमें ए और बी है। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नॉट कम्यूटेटिव। तो मैं इसका मतलब समझाता हूं बच्चों और एक कंडीशन लिखाऊंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बच्चों। एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप बता देना सही है कि नहीं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है बच्चों? सही है गलत है? ये बच्चों स्टेटमेंट, हाँ ये स्टेटमेंट एकदम सही है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, ध्यान रखिएगा। अरे वो वेक्टर की बात कर रही है, मैंने डॉट लिखा हुआ है, मेरी बात समझ में आ रही है? ये डॉट है। अगर मैं क्रॉस ले लूं, कंफ्यूज नहीं हो जाओ, मैं अगर क्रॉस ले लूं इन दो वेक्टर्स के बीच में, मतलब ये लिख दूं कि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए, तो बच्चों ये फिर गलत है ना? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए के। लेकिन क्या बच्चों, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या ये बराबर होगा बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड के? तो आंसर है हाँ, मैग्नीट्यूड बराबर होगा बच्चों। ठीक है, मैग्नीट्यूड बराबर होगा, लेकिन वेक्टर्स बराबर नहीं होंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों जैसे मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाऊं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है इसको समझना। मान लीजिए बच्चों एक पैरेललोग्राम है, उसका एक साइड ए है वेक्टर और दूसरा साइड वेक्टर बी है। आप मुझे बता दो, अगर मैं ए क्रॉस बी करूं तो वेक्टर जो मुझे एरिया वेक्टर मिलेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? अगर मैं ए क्रॉस बी करूं तो, ए क्रॉस बी करूं तो उसका डायरेक्शन किधर मिलेगा बोलो? आउटवर्ड्स मिलेगा क्या बच्चों? अगर मैं बी क्रॉस ए कर दूं बच्चों, बी क्रॉस ए कर दूं तो बी वेक्टर और ए की तरफ हथेली देखो बच्चों, थंब अंदर की तरफ है ना, अंदर की तरफ। तो जब ए क्रॉस बी कर रहे हो बाहर की तरफ मिल रहा है, और बी क्रॉस ए कर रहे हो तो अंदर की तरफ मिल रहा है। तो क्या बच्चों ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर हैं क्या? बोलो नहीं। इक्वल वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बराबर होनी चाहिए, है ना? तो ये दोनों सेम वेक्टर नहीं मिलेगा बच्चों, इसलिए ये बराबर नहीं होगा। लेकिन अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ए क्रॉस बी के लिए मैग्नीट्यूड लिखोगे ए बी साइन थीटा, बी क्रॉस के लिए लिखोगे बी ए साइन थीटा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड बराबर होंगे, लेकिन इन वेक्टर की डायरेक्शन बराबर सेम नहीं है, इसलिए इन दोनों वेक्टर्स को इक्वल नहीं बोला जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है बच्चों? इसका एक एक्सेप्शन है बच्चों। एक्सेप्शन क्या है? मतलब बहुत लॉजिकल सी चीज है, मैं वो लिखवा देता हूं आपको। ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए हो सकता है एक पर्टिकुलर केस के लिए। ए क्रॉस बी बराबर हो सकता है बी क्रॉस ए के एक पर्टिकुलर केस के लिए, व्हेन एंगल बिटवीन देम, व्हेन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 0 डिग्री और 180 डिग्री। सर ऐसा क्यों 0 और 180 में क्यों बराबर हो जाएंगे सर? बच्चों कोई मुझे आप में से कोई बच्चा इसका लॉजिक दे पाए कि सर ए क्रॉस बी साइन 0 0 होगा, उससे क्या बच्चों क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, आपकी बात से चलिए, दो बच्चों ने एक्सप्लेनेशन दिया है, कोई और बच्चा इसमें कुछ ऐड करना चाहे? अभी थोड़ा मजेदार एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई और बच्चा ऐड करना चाहे कुछ इसमें? ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए होगा जब एंगल बिटवीन ए बी या तो 0 हो या तो 180 हो। मैं बस समझाता हूं बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। दो वेक्टर बच्चों, मान लीजिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है।
ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। मैं आपसे पूछूं बच्चों, इसमें ए क्रॉस बी का इसमें आंसर निकाल दो, ए क्रॉस बी का क्या आएगा? तो आप बोलेंगे सर बहुत आसान है, मॉड ए मॉड बी साइन 180, और साइन 180 कितना होता है बच्चों? 0। तो जब आप ए क्रॉस बी करेंगे दो एंटी पैरेलल वेक्टर का, तो जो आपको आंसर मिल रहा है वो क्या मिल रहा है बच्चों, बोलिए? और 0 एक ऐसा वेक्टर, मतलब इस वेक्टर को क्या बोलते हैं 0 को, ये जिसका मैग्नीट्यूड 0, नल वेक्टर। नल वेक्टर। अब बच्चों कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है, 0 0 मैग्नीट्यूड है, उसका कुछ मैग्नीट्यूड नहीं है, तो क्या बच्चे उसकी डायरेक्शन डिफाइन कर सकते हो क्या, जिसका मैग्नीट्यूड नहीं? अब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर क्यों नहीं हो रहे थे? मैग्नीट्यूड कारण नहीं था, मैग्नीट्यूड तो दोनों का बैलेंस हो रहा था, कारण क्या था बच्चों इन दोनों के ना बराबर होने का? डायरेक्शन। अब आंसर ऐसी चीज मिल रही है जिसमें डायरेक्शन है ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। फिर मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? डायरेक्शन ही तो अंतर ला रही थी ना, अब ये जो मिला है उसमें डायरेक्शन ही नहीं है, तो जो अंतर करने वाला फैक्टर था वही नहीं है, तो मैग्नीट्यूड तो बराबर ही है, और डायरेक्शन जो अंतर करने वाली चीज थी वो रही नहीं, इसलिए ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? क्या सेम लॉजिक हम लोग उस चीज के लिए भी बोल सकते हैं कि जब वेक्टर ये और दो वेक्टर पैरेलल हो, क्या उसका भी आंसर 0 आएगा, ए बी साइन 0? तो क्या उसके लिए भी यही चीज वैलिड हो जाएगी, बोलिए? हाँ, इसको लिख लीजिए बच्चों। जो मैंने आपको समझाया है आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है सारी चीजें, और जल्दी जल्दी लिखना है। माइक लीजिए बेटा। ये आपको बात समझ में आई कि दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होंगे? ठीक है, ये वेक्टर इस वेक्टर के बराबर क्यों नहीं है, क्या चीज अंतर ला रही है इस वेक्टर और इस वेक्टर के बराबर ना होने में? क्या चीज? अच्छा ठीक। अच्छा आप बताइए, ए क्रॉस बी है, जैसे यहाँ पे ए क्रॉस बी है, तो इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा ए क्रॉस बी का, है ना? और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन निकालेंगे तो वो अंदर की तरफ आएगा, ठीक है? तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, सही है? तो अगर दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड बराबर हो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो, क्या उनको बराबर कहा जा सकता है? दो वेक्टर, हाँ, इसीलिए ये बराबर नहीं होंगे, मैग्नीट्यूड तो बराबर है लेकिन डायरेक्शन एकदम ऑपोजिट है। बोले क्लियर है? अब नल वेक्टर के केस में क्या होता है, जब जब ये दोनों पर जो सॉरी पैरेलल हो, जब एंटी पैरेलल हो, उस समय क्या होता है 0 डिग्री और 180 डिग्री में इनका मैग्नीट्यूड 0 हो जाता है। 0 बच्चों एक ऐसा वेक्टर है जिसके पास कोई मैग्नीट्यूड नहीं है। अब जिस वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड ही ना हो तो उसकी डायरेक्शन कैसे डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन के लिए बच्चों कुछ तो हो, लेंथ। जब कुछ लेंथ ही नहीं है तो उसका डायरेक्शन कैसे होगा? डायरेक्शन तो नहीं रह पाएगा। अगर डायरेक्शन नहीं रह पाएगा, इसका मतलब है कि जो चीज अंतर ला रही थी, डायरेक्शन ही तो अंतर ला रही थी इन दोनों वेक्टर के इक्वेट में, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो बराबर है। अंतर क्यों आ रहा था? क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट थी। अब नल वेक्टर के पास डायरेक्शन ही नहीं है तो वो अंतर ही नहीं रहा, ठीक है? वो अंतर ही नहीं रहा तो मैग्नीट्यूड तो बराबर रहेंगे, इसलिए ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए हो जाता है, ठीक है? लिख लीजिए बच्चों इसको अपने लैंग्वेज में, जो भी समझ में आया आपको। ठीक। हम्म। देखिए बच्चों, जो भी आपने लिखा है, उम्मीद करता हूं सारे पॉइंट्स नोट किए होंगे आप लोगों ने। आपके नोट्स में देखिए क्या जाना चाहिए, पहले ये तो जाना ही चाहिए, और इसका रीजन आपको लिखना पड़ेगा कि क्यों बराबर नहीं है। क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एंटी पैरेलल वेक्टर हैं, मतलब इनके मैग्नीट्यूड तो बराबर होंगे लेकिन डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट होंगे, ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे और बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड बराबर होंगे क्योंकि दोनों ए बी साइन थीटा है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखेंगे नोट बना के कि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए हो सकता है इफ एंड ओनली इफ एंगल उन दोनों के बीच में 0 और 180 हो। फिर इसको भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि 0 डिग्री और 180 डिग्री में बराबर इसलिए होते हैं क्योंकि नल वेक्टर बन जाता है ए क्रॉस बी, और नल वेक्टर के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता,
तो जो अंतर पैदा करने वाली चीज थी वही खत्म हो गई, इसलिए ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए हो जाता है। इतनी सारी चीजें आपके नोट्स में जाननी चाहिए। हम्म। बच्चों एक सवाल लेता हूं इसी पे, बहुत आसान है, गड़बड़ नहीं करना। देखते ही बता दो बच्चों। इफ ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए है, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। हाँ बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन सही होगा बच्चों। इफ ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए है, तब ए और बी के बीच का एंगल पाई होगा। और बच्चों कोई पॉसिबल आंसर हो सकता था क्या? और कोई पॉसिबल आंसर? एक और हो सकता ना बच्चों? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। आगे चलते बच्चों, एक और इंपॉर्टेंट चीज। द वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव व्हेन द ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स इज स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड, दैट इज ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी होगा। अब बच्चों इसमें इसका मतलब क्या, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव का तो मतलब आप सारे समझ गए कि ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर होगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, लेकिन आपको ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स को स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है। कहने का क्या मतलब है, मैं बच्चों अपने मन से ऐसा नहीं बोल सकता कि ए क्रॉस बी प्लस सी, और मैं इधर लिख दूं बच्चों कि ए क्रॉस सी प्लस, चलिए ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी तो हो जाएगा बच्चों। स्ट्रिक्टली मेंटेन का मतलब है, मैं समझाता हूं। हाँ, ए क्रॉस बी प्लस सी बराबर बच्चों ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी, ये भी सही होगा बच्चों, है ना। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऑर्डर का क्या मतलब है मैं अभी आपको समझाता हूं। ए क्रॉस बी प्लस सी ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी के भी बराबर होगा, ये भी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी बराबर होगा। प्रॉब्लम कहां हो जाएगी, मैं ऐसा लिख दूं बच्चों कि ए क्रॉस बी प्लस सी, ठीक है, बराबर, ध्यान से देखिए बच्चों, ऑर्डर मेंटेन का क्या मतलब बोल रहा है। ऑर्डर मेंटेन का मतलब ऐसा नहीं है कि ए क्रॉस बी प्लस सी है तो बच्चों बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए इसके बराबर नहीं होगा। कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों। देखो, ए क्रॉस बी प्लस सी वो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी के बराबर होगा। अब इन दोनों टर्म को आप आगे पीछे लिख दोगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, मतलब ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी लिख दो, या फिर ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी लिख दो, लेकिन ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। क्योंकि ए पहले लिखा है तो ए के जब क्रॉस लोगे तो ए ही पहले आएगा, मतलब ए क्रॉस बी होगा या ए क्रॉस सी होगा। अगर आप ऑर्डर चेंज कर दोगे, मतलब ए क्रॉस बी प्लस सी है, आप लिख दो बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अगर ए क्रॉस बी प्लस सी है तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी हो, या ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी हो। आप ए पहले लिखा है तो उसको ए को बाद में नहीं लिख सकते, वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ए पहले है तो ए को पहले ही लिखना पड़ेगा हमेशा, बिल्कुल। तो बच्चों ये लाइन लिखिए, फिर क्या क्या पॉसिबल है वो लिखिए, क्या पॉसिबल नहीं होगा वो भी लिखिए। जाने बच्चों, हो गया? लिखिए 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 लिखिए। ठीक है। ठीक।
ऑर्डर चेंज नहीं करेंगे बच्चों। अगर ए पहले लिखा है तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी ही होगा, बी क्रॉस ए या सी क्रॉस ए के सम के बराबर नहीं होगा। ठीक, बोलिए बेटा। छुट्टी तो यार नहीं होगी, मेरे हिसाब से नहीं होगी छुट्टी तुम लोग की। तुम लोग नहीं, मैं भी चाहता हूँ छुट्टी हो जाए, हमें आराम मिले, लेकिन नहीं है बच्चों, तुम लोग का समय कम है ना और सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो छुट्टी नहीं मिलेगी तुम लोग। हमें तो कल की छुट्टी है भैया, हम तो जा भी रहे हैं घूमने। नहीं, गोवा हुआ नहीं जा रहे भाई। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, तो देखो मेरी छुट्टी नहीं है, तो पागल हो क्या बे? नहीं, पारिवारिक छुट्टी है। अच्छा, और हाँ, तुम लोग को छुट्टी अभी इसलिए नहीं बच्चों, जब मैं भी तैयारी कर रहा था तो हम लोग भी नहीं लेते थे, ठीक है। वो फेज में निकल के आया हूँ बहुत मेहनत करके, वो फेज पार हुआ है, अब वो तुम लोग का चांस आया है, तो तुम लोग भी मेहनत करो ताकि आने वाले समय में खूब सारा एंजॉय करो। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए जरा, एक मिनट बच्चों, एक और नोट लिखिए। क्रॉस प्रोडक्ट, बच्चों एक नोट लिखिए। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट of two vectors which are parallel or anti-parallel, cross product, हाँ, cross product of two vectors which are parallel or anti-parallel, cross product of two vectors which are parallel or anti-parallel is always zero, is always zero। बच्चों आप में से कोई भी बच्चा इस चीज को अगर एक्सप्लेन करना चाहे तो बता सकता है। ऑलरेडी हम लोग इसको कई बार देख चुके हैं। इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, वेरी गुड, जब पैरेलल होगा तब थीटा 0 होगा, और जब एंटी पैरेलल होगा, वेक्टर ए इज एंटी पैरेलल टू वेक्टर बी, तब बच्चों एंगल तुम्हारा 180 डिग्री होगा, और उस केस में भी ए क्रॉस बी की वैल्यू बच्चों 0 ही आएगी। ठीक है, अगला पॉइंट लिख लिए बच्चों। क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स attains cross product of two vectors attains maximum value, cross product of two vectors attains maximum value when they are at 90 degree to each other, when they are at 90 degree to each other। तो बच्चों ध्यान रखना, ए क्रॉस बी की मैक्सिमम वैल्यू, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है उसकी मैक्सिमम वैल्यू बच्चों तब आएगी जब थीटा 90 डिग्री हो, यानी मॉड ए बी मैक्सिमम वैल्यू होती है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ए क्रॉस बी का मैक्सिमम वैल्यू होगा मॉड ए इंटू मॉड बी, और ये तब होगा जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, अगला लिखिए बच्चों। अब ये बच्चों कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं, एक थोड़ा ट्रिक है ना, तो वो देख लीजिए, कुछ पर्टिकुलर सवालों में आपके लिए यूजफुल हो सकती है। क्या ट्रिक है, देखिए बच्चों।
आई जे और के। बच्चों मैं कुछ आपसे क्विक आंसर्स पूछूंगा, आपको जवाब देने हैं, ठीक है। पहले जो मैं वो चीजें पूछूंगा जो ऑलरेडी मैंने आपको करा रखी है, फिर कुछ जो चीजें जो इसकी मदद से सॉल्व करेंगे वो पूछूंगा। तो सबसे पहले मुझे बता दो बच्चों, आई क्रॉस आई की वैल्यू कितनी होगी? आई क्रॉस आई, आई कैप क्रॉस आई कैप, बोलिए बेटा। 0। क्यों? क्यों? पैरेलल वेक्टर से बच्चों, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, 0। अब बच्चों आप इसमें माइनस से भी मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। माइनस आई क्रॉस आई, माइनस जे क्रॉस जे, माइनस के क्रॉस के, 0। माइनस आई क्रॉस माइनस आई, 0। माइनस जे क्रॉस माइनस जे, 0। माइनस के क्रॉस माइनस के, 0। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको ध्यान रखना। अब मान लीजिए बच्चों, अगर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें, मान लीजिए मैं कर दूं आई क्रॉस जे, तो बच्चों थोड़ा ध्यान रखिएगा, आई क्रॉस जे के आएगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए बच्चों, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आई पहुंच जाएगा, बोलो ठीक है बेटा। तो अगर हाँ सीक्वेंस में है ना बच्चों, तो अगला आ जाएगा, जैसे आई क्रॉस जे करूंगा तो के मिल जाएगा, जे क्रॉस के करूंगा तो आई मिल जाएगा, और के क्रॉस आई करूंगा तो बेटा क्या मिलेगा फिर? जे कैप, ठीक है। अब लेकिन बच्चों अगर मैं सीक्वेंस में एक चीज मिस कर दूं, जैसे आई क्रॉस के कर दूं, आई क्रॉस के कर दूंगा बच्चों, माइनस जे मिल जाएगा। आई क्रॉस के करूंगा बच्चों तो माइनस जे मिलेगा, ठीक है। उसी तरह से के क्रॉस जे करूंगा तो के क्रॉस जे, के क्रॉस जे बराबर माइनस आई, बोलो सही है बच्चों। अब इसको आप ऐसे सोच सकते हो कि के क्रॉस आई जे है, तो आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बच्चों एंटी पैरेलल होते हैं, है ना। या आप ऐसा सोच सकते हो कि बीच में कोई मिस करोगे तो वो हो जाएगा। इसका एक और देखो बच्चों, उल्टा देखो, अगर मैं आई क्रॉस के कर दूं, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के अभी किया क्या? माइनस जे, हाँ आई क्रॉस के बच्चों माइनस जे, एक मिस कर दोगे तो भी माइनस जे पहुंच जाओगे, या उल्टा चले जाओगे तो भी माइनस जे, है ना। दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो, ठीक है। और कोई बच्चों, और इसमें कुछ बचता है क्या? कोई एक बच रहा हो तो बताओ, ठीक है। लिख लो बच्चों इनको, जे क्रॉस आई कितना हो जाएगा? जे क्रॉस आई माइनस के, बिल्कुल माइनस के क्या, बिल्कुल लिख लीजिए बच्चों इसको। गुड। अब बच्चों मैं आपको दो, ठीक है, लिखिए लिखिए लिखिए। लिखिए लिखिए। ठीक है। हाँ बच्चों, चलो अब थोड़े से बच्चों कुछ दो तीन सवाल है मेरे पास जो कि थोड़ा ठीक ठाक है, और आज के डिस्कशन पे बेस्ड नहीं बच्चों, जो मैंने आपको वेक्टर्स में अभी तक पढ़ाया है
उनमें से कोई भी कॉन्सेप्ट लग सकता है, आपको सवाल पढ़ना है, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा सोचना है और यूज करना है, ठीक है। 2 या 3 सवाल है, करते हैं, फिर उसके बाद आगे की कहानी देखेंगे। और बच्चों प्लीज किसी को डिस्टर्ब मत करिए, आपका हो जाता है बहुत बढ़िया बात है, दूसरों को डिस्टर्ब मत करिए प्लीज। बच्चों आखिरी कुछ सेकंड्स। ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। अब ये बच्चों सवाल हम लोगों ने इस पे बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस करे थे, उम्मीद करता हूं तुम लोग को याद रहे होंगे। बच्चों इस सवाल के लिए हम लोगों को पूछा गया मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए कैप अलोंग वेक्टर बी कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए कैप, बच्चों इसमें भी थोड़ा सा ये है कि वेक्टर ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर ऑफ ए, उसका कंपोनेंट चाहिए था अलोंग बी कैप। अगर बच्चों सवाल ऐसा बोलता, केवल ए कैप नहीं बोलता, ऐसा बोलता कि कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी लेना होता, तो बच्चों फॉर्मूला क्या यूज करते? कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, फॉर्मूला क्या यूज करते? ए, बिल्कुल ए कॉस थीटा, और इसको लिखते बच्चों ए डॉट बी कैप, है ना। तो आप लोगों ने ये ए कैप को नोटिस करके करा है सॉल्व या वेक्टर ए मान के सॉल्व करा है? अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दोनों तरीके से बता देता हूं बेटा, ठीक है। अगर आप वेक्टर ए बी कैप, तो पहले बच्चों आपको बी कैप निकालना पड़ेगा। बी कैप वेक्टर आ जाएगा तुम्हारा जो मुझे दिख रहा है, 1 4 1 5 5 4 9। तो बच्चों जो बी कैप आएगा क्या, 1/3 आई प्लस 2j प्लस 2k आया बच्चों, सबको आया? कितने बच्चों को बी कैप आ गया था, एक बार हाथ उठा दो। बी कैप बच्चों देखो आना चाहिए अब, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी प्रैक्टिस की है इस पे। अब ए डॉट बी कैप, तो ए वेक्टर मेरे पास ऐसा है 2i प्लस 3j माइनस के, 2i प्लस 3j माइनस के, और डॉट ले लूंगा बच्चों बी कैप के साथ, तो 1/3 i प्लस 2j प्लस 2k। जब बच्चों डॉट लोगे तो 2i, तो 2 इंटू 1/3, तो 2/3 प्लस 3 इंटू 2/3 माइनस 1 इंटू 2/3, तो 2/3। बच्चों जब सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, या रहने दो, 3 रहने दो, है ना। एलसीएम 3 ले लो डायरेक्ट, तो ये 2 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा और माइनस 2 हो जाएगा, तो बच्चों 6/3 आंसर 2 आ जाएगा। कितने बच्चों का 2 आ गया था, हाथ उठा दो। जिनका बच्चों 2 नहीं आया है देख लो। अब इसमें बेटा ये देखो, ये फॉर्मूला है, जिन्होंने पूछा है फिर से समझने के लिए, ये फॉर्मूला आपको पता था बेटा, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये जो मैंने यहां पे लिखा है ए डॉट बी कैप, वेक्टर ए अलोंग बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, उसका फॉर्मूला ये होता है। उसके बाद बच्चों मैंने वेक्टर ए एज इट इज रख दिया,
और बी कैप निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दिया। बी कैप कैसे निकालेंगे? वेक्टर बी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो वेक्टर बी क्या है? i + 2j + 2k। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो बच्चों 3 आएगा, √9। तो बी कैप आ गया, बी कैप सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब जैसे तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है ना बेटा कि कैसे है, तो आप इसको 1/3 को अंदर भेज दो। तो ये i/3 है, ये 2/3j है और 2/3k है। i मल्टीप्लाई करो तो 2 × 1/3 2/3, jj मल्टीप्लाई करो 3 × 2/3, kk मल्टीप्लाई करो और सबको जोड़ दो, आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है। अब बच्चों अगर आप ए कैप मान के करते ना तो उसमें कुछ बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती, बस आपको ए का भी कैप निकालना पड़ जाता है ना। ए कैप निकालना पड़ता तो ए कैप हो जाता 4 और ये 9, 9 4 13 और 1 14, तो √14 आ जाता बच्चों, है ना। एक्चुअली ये मुझे लग रहा है कि हमारे जो टाइपिंग वाले सर हैं उनका थोड़ा सा हो गया, ये एक्चुअल में वेक्टर ए ही है। ठीक है, क्योंकि उस अगर √14 से करोगे ना तो आंसर बहुत अजीब सा आएगा। खैर, तो वेक्टर ए के साथ अगर आपने किया बच्चों तो आंसर 2 आएगा। अगला सवाल, जिनका गड़बड़ हो गया था बच्चों सीख लीजिए, कोई बात नहीं, अगली बार मिस्टेक मत करिएगा। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट बच्चों जो मैंने मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में देखा है, वेक्टर चैप्टर से अगर एक सवाल बहुत कंसिस्टेंटली पूछा गया है तो ये सवाल है। ये मैंने आपको क्लास में कराया था 2-3 इस पे प्रैक्टिस, फिर से आ गया आपके सामने। 1 मिनट में आपको समय दूंगा। गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। आखिरी 10 सेकंड बच्चों, जो लोग कर रहे हैं जल्दी से आप अपना ऑप्शन पिक कर लीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा, सवाल में बोला गया है कि सम ऑफ 3 वेक्टर्स इन द फिगर बिलो इज 0। अगर हम 3 वेक्टर्स को इनको जोड़ दे बच्चों तो 0 हो जाए। कोई वेक्टर 0 तब होगा बच्चों जब उसके x कंपोनेंट का समेशन 0 हो जाए और y कंपोनेंट का समेशन 0 हो जाए। दोनों साथ में अगर 0 हो जाएंगे तो फिर वो वेक्टर 0 हो जाएगा। अब तो पूछा गया कि OC और OB की वैल्यू बता दीजिए। तो OC की वैल्यू बच्चों हमें नहीं पता, x मान लेते हैं, और OB की वैल्यू नहीं पता है। OC को बच्चों मैं C मान लेता हूं और OB को मैं B मान लेता हूं, कुछ भी मान लीजिए आप। अब देखिए बच्चों, अगर आपको 0 करना है तो b तो x एक्सिस में है, y एक्सिस में 0 करना है तो y एक्सिस बच्चों -5 है। तो जो c का कंपोनेंट आएगा y एक्सिस के अलोंग, वो इसको मैनेज करना चाहिए। बोलो मानते हो बेटा? तो c का y एक्सिस में जो कंपोनेंट आएगा बच्चों वो c sin 45 आएगा। ठीक है, और sin 45 की वैल्यू होती है बच्चों √2। तो हम लोग बोलेंगे बच्चों c/√2 जो है 5 को बैलेंस करना चाहिए। तो c/√2 5 को बैलेंस करना चाहिए। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं बच्चों? अगर c/√2 उसने 5 को बैलेंस कर दिया, इसका मतलब y कंपोनेंट 0 हो गया। तो c/√2 अगर 5 के बराबर होगा तो क्या बच्चों c बराबर 5√2 होगा? यानी OC की वैल्यू 5√2 होगी। OC की वैल्यू 5√2 होगी। तो जो भी ऑप्शन पहला 5√2 ना हो वो तो गलत ही कर दो तुम। तो पहले दो ऑप्शन तो बच्चों बिल्कुल गलत हो गए। या तो C पॉसिबल है या तो D पॉसिबल है। अब देखिए, ये 5√2 है, आप चाहते हो कि x एक्सिस पे 0 हो जाए, तो 5√2 का बच्चों इधर कंपोनेंट लोगे। 5√2 का अगर आप इधर कंपोनेंट लोगे तो बच्चों मुझे दिख रहा है कि 5√2 cos 45 आएगा, और cos 45 बेटा 1/√2 होता है। तो ये कैंसिल होके 5 आएगा। तो इधर 5 है और आप x एक्सिस में 0 करना चाहते हो, तो मुझे बताओ बच्चों b कितना होना चाहिए? नहीं बेटा, ये तो पहले ही -5 है, ये कितना होना चाहिए? प्लस, है ना। तो OB B की वैल्यू 5 हो जाएगी, तो 5√2 और 5 आंसर आ जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन। कितने बच्चों का तीसरा ऑप्शन आ गया था? हाथ उठा दो। गुड। बच्चों देखिए, मैंने वेक्टर में ज्यादातर क्वेश्चन आपको नहीं बोलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सवाल बहुत फ्रीक्वेंटली देखा गया है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स में।
तो आपको ये आना चाहिए। 3-4 वेक्टर दे देंगे, आपको पूछ लेंगे कौन सा एडिशनल लगाएं कि 0 हो जाए, या बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना हो कि 0 हो जाए। किसी भी तरीके से पूछ सकता है। सबका कॉन्सेप्ट एक है कि समेशन x एक्सिस में 0 हो जाए, समेशन y एक्सिस में 0 हो जाए। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। चलो कुछ आसान से पूछ लेता हूं तुम लोगों से, ये तो मुझे आंसर कर देना तुरंत पढ़ने के बाद। बोलिए बेटा। कर सकते हैं बेटा, लेकिन वो 3 ही के लिए होता है ना, 3 से ज्यादा होंगे तो फिर वो लगा नहीं पाओगे आप। डन है, बोल दो आंसर फिर डन है तो। फोर्थ ऑप्शन होगा क्या? बहुत बहुत मार पड़ेगी तुम लोग को, बहुत ज्यादा। ये मैंने इतनी बार बताया है तुम लोग को। कितने लोग को लग रहा है पहला ऑप्शन? ऑप्शन एक वाले बच्चे हाथ उठा दीजिए। ऑप्शन 2 वाले बच्चे, ऑप्शन 2 वाले बच्चे हाथ उठा दीजिए। ऑप्शन 2 वाले, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन 5, नन ऑफ द अबव। बच्चों सेकंड ऑप्शन सही होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा। क्यों बच्चों? मैंने आपको बताया था, ये बहुत चिल्ला चिल्ला के बताया था कि बेटा दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड बराबर हों उनका जो रिजल्टेंट है वो बाइसेक्ट करता हुआ जाता है। नहीं याद है ना बच्चों तुम लोग को कुछ भी? अगर ये वाला वेक्टर बड़ा हो जाएगा, अब सुन लो ध्यान से, अगर बराबर ना हो, ठीक है, ये ए है और ये बी है, मैं आपको कह दूं बी बड़ा है ए से, तो मुझे बताओ अल्फा बड़ा होगा या बीटा बड़ा होगा? बी बड़ा है ए से, तो अल्फा बड़ा होगा या बीटा बड़ा होगा? अल्फा बड़ा होगा, क्योंकि जिधर जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा रिजल्टेंट उधर झुक जाता है। याद है क्या बेटा? तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसका आंसर θ/2 होगा। चलिए अगला सवाल। तुम लोग आज मेरे को बहुत दुख देने का निर्णय लेके आए हो भैया। अच्छा, रिजल्टेंट का क्या मतलब होता है मुझे पहले बताओ तुम लोग। रिजल्टेंट का मतलब a प्लस बी होता है ना बेटा। तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा? जब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। मेरी बात समझ में आ रही है? ये कब सही होता? ये कब सही होता? जब वो क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम की बात करता है ना। बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसी छोटी छोटी चीजों में तुम लोग को फंसाएंगे बस, और कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं आने वाली। कितने बच्चों ने सही सोच लिया था 0 डिग्री? हाथ उठाइए। 90 डिग्री गलत होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है 90 डिग्री पे। ठीक है, एक और सवाल लीजिए बच्चों। बच्चों किसी को डिस्टर्ब नहीं करिएगा, मैं इसमें टाइमर लगा रहा हूं। हाँ भैया, आंसर आ गया है क्या? कौन सा वाला आया है? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं सॉल्व कर देता हूँ। पूछा गया बच्चों, व्हेन अ फोर्स ऑफ दिस मैग्नीट्यूड एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट इम्पार्ट्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन फाइंड द मास ऑफ द बॉडी।
तो बच्चों मास ऑफ द बॉडी m बराबर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों तुम लोग थोड़ा, फोर्स बाय एक्सीलरेशन। तो बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिवाइड बाय एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। बोलो सही है। अब सवाल में बच्चों बोल दिया गया है कि इम्पार्ट्स एन एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू तो बच्चों हमारे पास कंफर्म है 8 है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है। अच्छा इसका देखिए बच्चों, इसका √460 आ रहा है। अच्छा एक सेकंड, 36 प्लस 18 का बच्चों कितना हो जाएगा, 324 ना, और ये 100 हो जाएगा। तो ये 424, 424 में 36 जोड़ेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 460। बच्चों 460 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है क्या, नहीं होता क्या? तो 460 डिवाइडेड बाई 8 है ना। अब देखो बच्चों कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो एक काम करते हैं, इसको भी स्क्वायर रूट के अंदर ले जाते हैं 8 को, और सिंप्लीफाई करते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। तो जब इसको भी आप अंडर रूट स्क्वायर के ले जाओगे तो देखिए ऐसा बनेगा 460 और डिवाइड बाई 8 इंटू 8 है ना। अब ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, 4 से कैंसिल कर सकते हो या 8 से कैंसिल कर सकते हैं क्या इसको, 8, 4 से ही होगा, 8 से नहीं होगा, ठीक है। 4 से करोगे तो 2, और ये 4 1 4 1 और 4 5 20। तो बच्चों ये आएगा तुम्हारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 115। और बच्चों नीचे बढ़ रहा है 8 इंटू 2 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा। तो भैया मेरे हिसाब से तो यार ऑप्शन 1 बनेगा, और स्क्वायर रूट नहीं आएगा। किसी बच्चे ने मुझे सही बताया था, बिल्कुल सही है बेटा, स्क्वायर रूट नहीं आएगा, ये गड़बड़ है। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। मतलब ऑप्शन 1 नहीं बच्चों, ये जो आंसर आया है इट इज द राइट आंसर। ठीक है, कितने बच्चों का आ गया था ये वाला आंसर, हाथ उठा लीजिए। ठीक है, आखिरी सवाल बच्चों वेक्टर्स का, उसके बाद हमारा वेक्टर खत्म है। ये भी बच्चों सवाल नया कोई कॉन्सेप्ट नहीं, पढ़ाया हुआ है लेकिन थोड़ा सा अलग है। आई डोंट नो कितने बच्चों को क्लिक होगा, लेकिन मैं आपको इसकी मदद बच्चों बाद में करूंगा जब आप अटेम्प्ट कर लोगे। और बच्चों ये 1 मिनट में होने वाले सवाल नहीं, इनमें थोड़ा सा समय लगेगा। ओके, ठीक है बेटा। और बच्चों कोई भी आप में से जो एक्सप्लेन करने के लिए रेडी रहे वो भी थोड़ा मुझे आइडिया दे देगा, जो भी आपको लग रहा है कि ऐसे सॉल्व करेंगे सर। ओके, हाँ रुक जाइए बेटा, अभी थोड़ा सबको कर लीजिए अटेम्प्ट, फिर मैं डिस्कशन। चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, एक बार हाथ उठा दीजिए बच्चों, कितने बच्चों कंप्लीट कर लिया है, जो भी आंसर आया हो ABCD जो भी है, काफी सारे बच्चों ने कर लिया है, गुड। जो कर रहे हैं बच्चों थोड़ा सा ध्यान सुनिए, और कोई आप में से कोई बच्चा जिनको आंसर आ गया हो, कोई एक्सप्लेन करना चाहे कि सर मैंने ये सोचा। हाँ बोलिए, बोलिए बेटा। ठीक है,
ठीक है, और फिर ठीक है, बिल्कुल सही यार एक्सप्लेन किया बच्चा। क्या नाम है आपका? नवाज। नवाज कहेंगे तो चलेगा? हाँ बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया बच्चे नवाज ने। उसने क्या बोला कि सर क्योंकि हमें वेक्टर चाहिए पैरेलल टू वेक्टर ए, तो हम यूनिट वेक्टर निकाल देंगे ए का, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो ए का है ना बच्चों, थोड़ा ये यूनिट वेक्टर की खास बात है। इसमें जो पॉइंट आपको लगे कि यार मुझे नोटेबल है, आप नोट कर लीजिएगा। ये यूनिट वेक्टर की खास बात है, अगर आप यूनिट वेक्टर निकालते हो किसी वेक्टर का, तो उस वेक्टर की डायरेक्शन में एक मैग्नीट्यूड का वेक्टर आ जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बच्चों वेक्टर ए कुछ इस तरह से है, ठीक है, वेक्टर ए कुछ इस तरह से है। अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर निकाल दूं ए कैप, तो हमें एक वेक्टर मिल जाएगा जो जिसकी डायरेक्शन वेक्टर ए की ही डायरेक्शन में है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड एक है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड एक हुआ तो सर उससे फायदा क्या हुआ? उससे फायदा ये हुआ बच्चों कि अब मैं इसमें किसी भी मतलब इसमें मैं कुछ भी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये बन जाएगा ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 10 है और जिसकी डायरेक्शन ए है। ठीक है, मैं इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये एक ऐसा वेक्टर बन जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 20 है और डायरेक्शन ए है। ठीक है, अब सवाल पढ़िए बच्चों। सवाल में कहा गया है कि आपको ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो पैरेलल टू ए हो, यानी बच्चों ए कैप निकाल दो और उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो बच्चा? वेक्टर बी के बराबर हो। ठीक है, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और ए के पैरेलल हो, यानी मुझे ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए होगा। तो ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए होगा तो बच्चों ए कैप आप निकाल देंगे। ए कैप होगा जो भी वेक्टर ए गिवन है, 3i प्लस 4j प्लस 2k। बच्चों देखिए ये सवाल मैं आपसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप सही करिए, क्योंकि ये ऐसा सवाल है बच्चों की थोड़ा सा आपको सोचना पड़ सकता था। ठीक है, तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आप लोग करिए। जितने लोगों ने कर लिया है सही, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप बच्चों चीजों को बहुत ध्यान से सुनते हैं। ए कैप तो वेक्टर ए को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, तो मैग्नीट्यूड बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना हो जाएगा? अंडर रूट 9 16 25 25 प्लस 4 9 और 16 9 25 25 और 4 29। सही लिखा है ना बेटा? ठीक है, तो ये रूट 29 हो जाएगा और ये एक कैप हो गया, मतलब उसका डायरेक्शन डिसाइड हो गया। अब बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा बच्चों अंडर रूट ऑफ 36 एक 37 37 और 9 बच्चों कितना? 45 46 आएगा क्या बच्चों? ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू ए कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी है अंडर रूट 46 और ए कैप बच्चों ये है, तो ए कैप में लिख देता हूं 3i प्लस 4j प्लस 2k। ठीक है, और इसके बाद डिवाइड करना है अंडर रूट 29 से। तो बच्चों ये अंडर रूट 46 बाई 29 और ये पूरा वेक्टर एज इट इज आ जाएगा बच्चों 3i प्लस 4j प्लस 2k। तो 46 बाई 29 3i प्लस 4j प्लस 2k, पहला वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। कितने बच्चों ने निकाल लिया था पहला ऑप्शन? एक बार हाथ उठा दो। वेरी गुड। नॉट वन ऑफ द इजीएस्ट सवाल बच्चों, बहुत इजी सवाल नहीं था। जिन लोगों ने सही कर लिया है वेरी गुड। और इस सवाल से बच्चों जो कुछ भी आपने सीखा है आप नोट कर लीजिए या अपने नोट्स में लिख लीजिए उसको। ठीक है, तो बच्चों यहां से हमारा वेक्टर चैप्टर खत्म होता है। मैंने आपको लगभग सारी चीजें वेक्टर से रिलेटेड समझा दी हैं, करा दी हैं। अगर आप इतना कर लेते हो बच्चों मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, मोर देन सफिशिएंट बच्चों, जितना मैंने आपको करा दिया उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करते रहिए। एक बार फिर से नीट में क्या बच्चों? हाँ, नीट में बेटा आप लोगों को सबसे ज्यादा मुश्किल ऐसा लगता है कि फिजिक्स है, बट मैं बता रहा हूं बच्चों फिजिक्स अगर आप प्रैक्टिस करते रहो कंसिस्टेंटली, उस पर मेहनत करते रहो, तो फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है। बस आपको मेहनत करनी है उस पर। बोलिए। ठीक है, मैं लैंग्वेज फिर से बताता हूं। देखिए वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर बी गिवन है, बोला गया फाइंड अ वेक्टर पैरेलल टू ए हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर बी। अब मैग्नीट्यूड जो है बी वेक्टर के बराबर हो और डायरेक्शन ए वेक्टर के बराबर हो। ठीक है, तो चूंकि मैग्नीट्यूड मुझे बी के बराबर करना था, इसलिए सबसे पहले आप बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया रूट 46, यानी मेरा जो नया वेक्टर बनेगा, मान लीजिए मैं इसको सी वेक्टर नाम देता हूं,
इस सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो अंडर रूट 46 के बराबर होगा, ठीक है, और उसका डायरेक्शन बोला गया है कि ए वेक्टर के डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड रूट 46 और डायरेक्शन ए वेक्टर के डायरेक्शन में हो, तो ए वेक्टर की डायरेक्शन को कैसे हम लोग पकड़ पाए, ए वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकाल पाए, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है यूनिट वेक्टर का। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो मान लो बेटा, आप किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या उसकी वैल्यू चेंज होगी क्या? जैसे मैं रूट 46 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ वैल्यू चेंज होगी क्या? नहीं। तो मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज होगा, लेकिन डायरेक्शन आ जाएगी, क्योंकि यूनिट वेक्टर के पास डायरेक्शन होती है। जैसे आप यूनिट वेक्टर ए का निकालो, ए का यूनिट वेक्टर हम लोगों ने यहां पे निकाला, देखिए, तो इसके पास डायरेक्शन है, आई जे के डायरेक्शन है, और मैग्नीट्यूड इसका 1 है, मैग्नीट्यूड इसका 1 है, और इसके पास डायरेक्शन है, और डायरेक्शन कहां पे है? ए वेक्टर की डायरेक्शन में डायरेक्शन है। तो जब मैं बी के मैग्नीट्यूड का ए के यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो एक्चुअल में मैं मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड तो इसका बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होगा जो सवाल की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, क्योंकि आपने बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से एक यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई किया है, तो एक को किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हो तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। लेकिन क्योंकि ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर के पास डायरेक्शन है, और वो डायरेक्शन किसके है? ए वेक्टर के पैरेलल है, इसलिए जब आपने ये चीज किया तो आपने मैग्नीट्यूड तो बी के बराबर ही रखा, लेकिन डायरेक्शन उसका ए दे दिया, जो कि रिक्वायरमेंट है सवाल की। बोलो ठीक है? हम्म, हम्म, बोलिए, कौन सा वाला? हम्म, हाँ, मैं बता देता हूँ। मतलब थोड़ा सा मुझे आप लोगों से 2 मिनट ये बात करनी है कि देखिए, फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, बहुत प्यारा सब्जेक्ट है। मैं आपको हर वो चीज रिसोर्स के फॉर्म में दूंगा जो आपको जरूरी है नीट की परीक्षा में अच्छा स्कोर करने के लिए, पूरे मार्क्स लाने के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई भी सवाल आपका जब आप फाइनल पेपर लिखोगे तो जो पढ़ाया गया उससे बाहर नहीं आएगा, लेकिन कुछ बच्चे आप में से ही बहुत अच्छा स्कोर करोगे और कुछ बच्चे स्ट्रगल कर जाओगे। दोनों में अंतर केवल इतना रहेगा, जो अच्छा कर रहा होगा वो लगातार क्लास में क्या चल रहा है उसका रिवीजन और उस पे बेस्ड डीपीपी असाइनमेंट्स कर रहा होगा। और जो बच्चा क्लास में आ रहा है लेकिन सुन रहा है सब कुछ, समझ रहा है सब कुछ, लेकिन घर जाके प्रैक्टिस नहीं हो रही है, बहुत तकलीफ हो जाएगी बच्चों। आप विश्वास मानिए, टीचर का कॉन्ट्रीब्यूशन, हम भले ही कितना आपको कितना भी पढ़ा ले, लेकिन 90% खेल आपकी मेहनत का है। इसीलिए जब आप अच्छा रिजल्ट लेके आते हो तो शायद कोई टीचर को पूछे कि ना पूछे, आप लोग की सबसे ज्यादा बड़ाई होती है, क्योंकि आप लोग डिजर्व करते हो। बच्चों को तो सब सारे बच्चों को मैं पढ़ा ही रहा हूं, लेकिन आप में से कुछ ही बच्चे होंगे जो बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे। तो अगर आपको उस कुछ बच्चों का हिस्सा बनना है तो प्रतिदिन मेहनत करनी होगी। और अभी शुरुआत हुई है, अभी बेसिक मैथ्स खत्म हुआ, असली फिजिक्स शुरू होगी अब, ठीक है। तो अभी तक भी अगर आप लूज एंडेड थे, मतलब चीजों को रेगुलरली नहीं कर रहे थे, अभी भी वक्त है बच्चों, कर लीजिए। नहीं तो, क्योंकि आपकी क्लासेस रोज होती हैं, सिलेबस बहुत तेज जाएगा, 2 महीने बाद आपको पता चलेगा कि आपका आधा 11th खत्म हो गया है, ठीक है। फिर उस समय आप जाके चीजों को करोगे तो फिर से वहीं खड़े रहोगे जो आप इस साल की शुरुआत में थे। तो आप लोगों के लिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दिन आपको मेहनत करनी है, कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति हो, हर दिन रिवीजन, हर दिन डीपीपी, हर दिन रिवीजन, हर दिन मॉड्यूल के सवाल, हर दिन आपको ये करना ही करना है। फिजिक्स के लिए स्पेशली, फिजिक्स को एक भी दिन आप नहीं छोड़िए, ठीक है। बायो आपका ऑलरेडी स्ट्रांग रहता है, फिजिक्स में आप थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हैं, अगर आप हर दिन पढ़ के डीपीपीज मॉड्यूल हर दिन प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, ये भी बहुत इंप्रूव हो जाएगा और सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं तुम लोग इस चीज को थोड़ा ध्यान रखोगे। एक सवाल है बच्चों डीपीपी में, बेसिक मैथ्स के, वो बच्चों मतलब सवाल ऐसा है कि उसमें मतलब बड़ा अटपटा सा सवाल है, तो मैं आप लोग के साथ डिस्कशन कर देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। ये सवाल चूंकि डीपीपी में है तो मैं समझा देता हूं, पर इसको बहुत ज्यादा आपको लगाव नहीं रखना इस सवाल से कि सर ऐसा सवाल आ गया हमारे पास तो क्या होगा, नहीं आएगा गारंटीड, क्योंकि डीपीपी में है। तो मैं आप लोग के साथ थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूं, ठीक है। सवाल कुछ ऐसा है बच्चों की अंडर रूट ऑफ 1 + sin x dx, बच्चों ये सवाल है, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 + sin x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या बेटा? हाँ बस वही है। हाँ हाँ बस। तो बच्चों देखिए, एक को हम लोग लिख सकते हैं ना sin² x/2 प्लस cos²x/2, और बेटा sin x को लिख सकते हैं 2sin x/2 cos x/2,
2 sin x by 2 cos x by 2। ठीक है, तो पहली वाली जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर होता है, तो 1 बराबर ये लिख दिया। और sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा होता है, तो sin x बराबर 2 sin x by 2 cos x by 2 होगा। अब बेटा देखिए इंटीग्रेशन बिल्कुल हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 sin x by 2 cos x by 2। तो बच्चों तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, ये लिखा हुआ है sin x by 2 प्लस cos ऑफ x by 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और dx अभी तो इंटीग्रेशन शुरू ही नहीं हुआ है बच्चों, अभी तो हम उसको एक अच्छा फॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइप का इंटीग्रेशन हम लोगों ने नहीं किया है सवाल। जब बच्चों आप इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो देखिए ये बन जाएगा sin x by 2 प्लस cos x by 2 dx। तो बेटा sin x by 2 को अलग से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, sin x by 2 dx प्लस cos x by 2 dx को अलग से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब बच्चों इस sin x dx को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ cos x by 2 इंटू 2। सर कैसे बना? तो बेटा देखिए, एक तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, वो फॉर्मूला भी बता दूंगा, और दूसरी चीज बच्चों सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो आप। जैसे x by 2 को बेटा आप कुछ z मान लीजिए, t मान लीजिए, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, तो बेटा ये dx by 2 बराबर dt बन जाएगा। तो dx की वैल्यू बेटा बन जाएगी 2 dt। ठीक है, तो dx की वैल्यू अगर 2 dt बनेगी तो dx की जगह देखिए, अब इस चीज को मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं अलग से, है ना, केवल इस वाले हिस्से को। तो इस वाले हिस्से को देखिए इंटीग्रेट करूंगा साइन ऑफ x by 2। तो बेटा देखिए x by 2 को आपने t माना है, x by 2 को आपने t मान लिया, और dx की वैल्यू आई है 2 dt, तो मैं dx की वैल्यू लिख देता हूं यहाँ पे 2 dt, क्योंकि 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन बनेगा sin t dt। साइन का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस कॉस, ये बनेगा माइनस कॉस t dt। अब सॉरी माइनस कॉस टी, है ना, साइन टी डी टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी। तो बेटा देखिए माइनस कॉस टी, तो माइनस कॉस, और टी क्या माना था एक्स बाई टू, तो देखिए माइनस कॉस टी, टी माना था एक्स बाई टू, वो आ गया, और दो पहले से था, है ना, तो दो वैसे लिख दिया। उसके बाद प्लस कॉस एक्स बाई टू डी एक्स, तो बच्चों कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, ये बन जाएगा साइन एक्स बाई टू, और ये इंटू टू आ जाएगा। बच्चों एक थोड़ा सा आपको बेसिक मैं बता देता हूँ, डायरेक्ट रिजल्ट, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्या डायरेक्ट रिजल्ट है बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स डी एक्स बराबर होगा माइनस कॉस ए एक्स बाई ए। इसी तरह से बेटा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए एक्स डी एक्स होगा साइन ऑफ ए एक्स बाई। इसी तरह से बेटा इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर ए एक्स, ई के पावर ए एक्स डी एक्स बराबर होगा ई के पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए। तो ये थोड़ा सा बच्चों आप लोग रखिएगा दिमाग में। तो अगर ये फॉर्मूला आप लगाओगे तो डायरेक्ट a की जगह 1/2 रखा हुआ है, तो cos x by 2 और ये आ जाएगा। अदरवाइज सब्स्टिट्यूशन से आप कर सकते हो, दो तरीके, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर आप देखोगे ना शीट में, तो ये आंसर नहीं दिया हुआ है ना, -2 cos x by 2 प्लस 2 sin x by 2 प्लस c, तो ये आंसर नहीं दिया हुआ है ना बच्चों, शायद ये वाला आंसर नहीं है ना शीट में फाइनल, मुझे जितना याद आ रहा है। हाँ मैं अभी इसके आगे, हाँ हाँ मैं इसके आगे भी समझाता हूँ बेटा। इसके आगे एक और कन्वर्जन करना है, आप लोग इतना नोट कर लो, फिर इसके आगे बताता हूँ लास्ट वाली लाइन से। ठीक बच्चों, मैं इसकी आगे की कहानी बताता हूँ, थोड़ा समय कम है, जो लोग नहीं लिख पाए हैं वो आप नोट्स में देख लीजिएगा फिर से।
तो देखिए बच्चों, हमारे पास इंटीग्रेशन के बाद जो बना है वो बना है साइन ऑफ x बाई टू, टू साइन एक्स बाई टू माइनस टू कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये बन रहा है बच्चों हमारे पास, है ना, टू साइन एक्स बाई टू माइनस टू कॉस एक्स बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, अब बच्चों देखिए जरा ध्यान से, अब हमारे जो डीपीपी है उसमें ये भी आंसर नहीं गिवन है। तो मैं एक चीज बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आप अगर अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन एक्स को सॉल्व करें, ठीक है, अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स को सॉल्व करें जैसा आपने वन प्लस साइन एक्स को करा है, तो वन की जगह बच्चों एक बार फिर से आप लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस साइन एक्स को लिख दिया जाएगा बच्चों टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ठीक है, जब बच्चों आप ये लिखेंगे तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा बताइए बेटा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है बेटा? तो बेटा क्या ये साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर दिख रहा है बच्चों आप सभी को, है ना? इसका स्क्वायर बोल दो, ठीक है, या फिर बच्चे थोड़ा देखिएगा, आप बोल सकते हो कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। बच्चों दोनों का जो आप ओपन करोगे ना ब्रैकेट, तो इसका भी आंसर यही मिलेगा और इसका भी आंसर यही मिलेगा। क्या बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो जब आप बच्चे इसको ब्रैकेट से बाहर निकालोगे ना इस वाले को, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ठीक है, तो अब बच्चों देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास इसको ब्रैकेट से निकालोगे बेटा तो ये बन जाएगा साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू। अब हमारे पास देखिए आंसर में क्या है, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू है और साइन मतलब ये गिवन है और ये भी गिवन है। अब हमारे डीपीपी में जो आंसर है बच्चों उसमें उन्होंने माइनस दो कॉमन ले लिया है। अगर बच्चों आप माइनस दो यहां से कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब बच्चों ये बताओ, देखो इस चीज को cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू को बेटा मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स, क्योंकि इसी को सॉल्व करते करते यहाँ पे पहुंचे हैं। बोलिए, तो अब देखिए माइनस टू अंडर रूट ऑफ वन माइनस, बोलिए बेटा, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, देखिए मैंने बोला है। आपके डीपीपी में जो बच्चों आंसर है ना, वैसे तो आप यहीं तक सॉल्व हो के हमारा खत्म हो गया था, लेकिन जो डीपीपी में आंसर गिवन है वो इस फॉर्म में गिवन है, तो उसको उस फॉर्म में लाने के लिए मैंने चेंजेस करे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अच्छा आप सुनिए, अब इस सवाल को देख के इसी के पीछे बैठे रहना नहीं है, ये सवाल नहीं आएगा, गारंटीड नहीं आएगा, तो इसको बहुत ज्यादा परेशान मत होना, थोड़ा सा देख लो, बहुत ज्यादा मन कर रहा है तो यहां तक सॉल्व कर लो बस। हाँ हाँ, चलिए, हाँ हाँ, बोलिए बच्चों, आज का क्लास खत्म हो गया, आप लोग फ्री हैं? हाँ। राधे राधे, बाय बेटा, बाय बेटा, बाय बाय, हाँ बेटा बाय। अरे ये तुम लोग बच्चों ये सब नहीं किया करो यार, तुम लोग पढ़े लिखे बच्चे हो यार, ये सब बहुत गंदी चीज है, प्लीज बच्चों, हैं, यू आर गोइंग टू बी फ्यूचर डॉक्टर्स, तो आपका एटीट्यूड भी बहुत बढ़िया होना चाहिए, प्लीज। बाय बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।